नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। लद्दाख में चीन के साथ विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के कोर कमांडर यानी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों की बातचीत का एक और दौर बेनतीजा ही रहा। एक और दौर बेनतीजा रहा। एलएसी पर लद्दाख के ही चुशुल सेक्टर में 11.5 घंटे बात हुई और इस बात पर खत्म हुई कि दोनों देश सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखेंगे, कोई तनाव बढ़ाने वाली हरकत नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द विवाद सुलझ जाए। इससे पहले 6 दौर की बातों के बाद भी इसी तरह का साझा बयान आया था। ऐसे में यह सवाल सबके मन में है कि जब बात आगे बढ़ ही नहीं रही तो 11-12 घंटे तक दोनों देशों के अफसर बात क्या कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अब तक जितने दौर की बात हुई सब में चीन एक ही पट्टी पढ़ाने की कोशिश करता रहा कि दोनों देश अपनी सेनाओं को बराबर बराबर पीछे कर ले। इस पर भारत कई बार दो टूक जवाब दे चुका है कि एलएसी पर अपनी सेना की पोजीशन चीन ने बदली है, गलती चीन ने की है, इसे सुधारने की जिम्मेदारी चीन की है। भारत सिर्फ इतना चाहता है कि चीन पैंतरेबाजी करना बंद करे, अपनी सेना को वापस वहीं ले जाए जहां वो अप्रैल में थी। लद्दाख में चीन बातचीत के नाम पर क्या पैंतरेबाजी कर रहा है यह भी अब समझ में आ चुका है। मई के पहले हफ्ते में चीन की सेना लद्दाख में गलवान घाटी पर कब्जा करना चाहती थी। भारतीय सेना के चौकन्ने जवानों ने चीन की यह चाल नाकाम कर दी। इसके बाद चीन की नजर पैंगोंग झील के आसपास, खासकर फिंगर 4 के इलाके पर गड़ गई। चीन की चाल यह थी कि जिन इलाकों में भारत की सेना की चौकी न हो उन पर कब्जा कर लिया जाए। ये चाल भांपते हुए भारतीय सेना ने तेजी दिखाई, ब्लैक टॉप समेत कई पहाड़ियों को अपने कंट्रोल में कर लिया। भारत की रणनीतिक बढ़त देखने के बाद चीन ने दोनों देशों की सेना को पीछे हटाने का दांव खेला। दोनों देशों की सेना पीछे हट जाए। चीन मई के पहले हफ्ते में ही अपने सैनिकों को एलएसी पर पुरानी चौकियों से हटाकर काफी आगे तैनात कर चुका है। ऐसे में अगर भारत उसकी बात मान ले तो भी चीन की फौज एलएसी पर पहले की तुलना में कुछ आगे ही मौजूद रहेगी। वो किसी भी वक्त भारत के हिस्से में घुस जाएगी। यह खतरा हमेशा भारत के सामने रहेगा। इसीलिए चीन की शर्त पर समझौता करने के मूड में भारत बिल्कुल नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि चीन बिना शर्त अपनी सेना को पीछे ले जाए, शांति तभी कायम होगी। पूर्व राजदूत और कूटनीतिक मामलों के जानकार केसी सिंह ने चीन की चालबाजियों से आगाह करते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अगर चीन को 1 इंच जमीन दी गई तो वो 1 फुट मांगना शुरू कर दे। रेंगते रेंगते जमीन हड़पने की चीन की चाल का जवाब भारत को देना ही होगा, वरना वो रोज रोज अपनी मांगे बढ़ाने से बाज नहीं आएंगे। बातचीत के बहाने चीन की साजिश का पर्दाफाश। चीन की साजिशों पर भारत करेगा 44 प्रहार। बॉर्डर पर चीन की चालबाज सेना का खेल खत्म। पैंगोंग त्सो झील का ये वही नक्शा है जिसे चीन अपनी विस्तारवाद वाली नीति से बदलना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस पूरे इलाके पर कब्जा कर यहां लाल झंडा फहराना चाहती है। पहले डोकलाम, फिर गलवान और अब पैंगोंग त्सो झील के इलाके पर चीन विवाद खड़ा कर तनाव पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन जब से भारत यहां की ब्लैक टॉप समेत कई अहम चोटियों पर काबिज हुआ है, तब से चीन बेचैन है। चीन रणनीतिक और कूटनीतिक हथकंडे अपनाकर किसी भी तरह यहां बढ़त हासिल करने की फिराक में। चीन पहले तो बातचीत का ढोंग रचता है, फिर अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश करता है और जब बात नहीं बनती तो वो ताकत का इस्तेमाल करता है। लेकिन हिंदुस्तान के सामने चीन के ये तीनों पैंतरे फ्लॉप साबित हुए। अब हर मोर्चे पर चीन को करारा जवाब मिल रहा है। चीन की जो विस्तारवादी नीति थी उसका भारत ने राजनीतिक और रणनीतिक रूप से माकूल जवाब दिया। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के क्षेत्र में
7वीं सैन्य कमांडर की बातचीत में भी भारत ने यह साफ कर दिया कि कोई भी नाजायज शर्त उसे चीन की स्वीकार नहीं थी। भारत को चीन की चाल का पहले से ही अंदाजा था, लिहाजा उसी के अंदाज में जवाब दिया गया और इसके बाद बीजिंग में अब बवाल मचा हुआ है। दरअसल चीन बार बार भारत से बातचीत की अपील कर रहा था। वो दुनिया के सामने यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि बातचीत की टेबल पर भी मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। भारत भी ऐसा ही चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान को इस बात का बखूबी इल्म था कि चीन बातचीत के बहाने कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। चीन ने बॉर्डर पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत के सामने शर्त रख दी। चीन ने कहा कि वो पैंगोंग त्सो झील के फिंगर 8 तक पीछे हटने को तैयार है, लेकिन इसके लिए भारतीय सेना को पीछे हटते हुए फिंगर 2 से फिंगर 3 तक जाना होगा। इस समय हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। जब से हमने जो हाइट्स गेन की हैं, खासकर रेजंगला टॉप, जो ब्लैक टॉप और जो ये हाइट्स हैं, तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। और जो भारत इस समय कर रहा है, बिल्कुल ठीक स्टैंड ले रहा है कि पहले चीन को हटना पड़ेगा, तब जाके हम सोचेंगे, क्योंकि चीन के ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता और वैसे भी चीन ही पहले आया था, इसलिए चीन को पीछे जाना है। सैन्य स्तर की बातचीत में चीन की ओर से रखी गई इस शर्त से साजिश की बू आ रही थी, लिहाजा भारतीय पक्ष ने फौरन इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। भारत ने 2 टूक लफ्जों में चीन को समझा दिया कि अगर वो बॉर्डर पर शांति कायम करना चाहता है तो फिर उसे मई से पहले की स्थिति बरकरार रखते हुए फिंगर 8 से पीछे जाना होगा, क्योंकि मई महीने से पहले भारतीय सैनिकों को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने से नहीं रोका जाता था। हालांकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तब भी फिंगर 8 पर तैनात थी, लेकिन अब वो भारतीय सैनिकों के वहां पहुंचने पर आपत्ति जता रही है। इसीलिए भारत ने चीन से ही कहा कि उसे मई की स्थिति बहाल करते हुए फिंगर 8 तक पीछे जाना होगा। लेकिन आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि बातचीत के दौरान चीन ने आखिर भारत के सामने फिंगर 2 से फिंगर 3 तक पीछे हटने की शर्त क्यों रखी। दरअसल चीन भारत को पीछे धकेलकर फिंगर 4 तक कब्जा करना चाहता है। वो भारत के भरोसे को तोड़ते हुए गुपचुप तरीके से इस पूरे इलाके पर काबिज होना चाहता है। चीन नहीं चाहता कि उसकी हर सैन्य गतिविधि की जानकारी भारतीय सेना को हो, लिहाजा वो ब्लैक टॉप समेत उन तमाम चोटियों से भारतीय सेना को पीछे हटाना चाहता है। लेकिन भारत के पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चीन की शर्त मानना भारत की मजबूरी बिल्कुल नहीं है। इसकी 3 वजहें हैं। पहली वजह, फिंगर 8 तक भारतीय इलाका है जिस पर चीन ने कब्जा करने की कोशिश की। दूसरी वजह, मई के महीने में स्थिति बदलने की साजिश चीन ने रची, भारत ने नहीं। तीसरी वजह, भारत चीन की शर्त मानते हुए पीछे हटता भी है तो क्या गारंटी है कि चीन पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। हिंदुस्तान का जो स्टैंड है पहले से बहुत क्लियर रहा है कि पहले चाइना आया और चाइना को ही पहले जाना है, और ये सारा जो डिसएंगेजमेंट है ये एक बार में होगा, कोई टिट्स बिट्स में नहीं होगा। और इस समय हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। जब से हमने जो हाइट्स गेन की हैं, खासकर रेजंगला टॉप, जो ब्लैक टॉप और जो ये हाइट्स हैं, तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। भारत की रणनीति से स्पष्ट है कि वो अपनी 1 इंच जमीन पर किसी और देश का कब्जा नहीं होने देगा, फिर चाहे चीन जैसा देश ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश ही क्यों ना करे। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने चीन से बातचीत के पहले ही यह तय कर लिया था कि हिंदुस्तान का क्या रुख होगा। वैसे भी चीन के लगातार बदलते रुख के कारण अब भारत का उस पर एतबार करना मुश्किल है। भारत को पूरा शक है
कि अगर वो अपने सैनिक थोड़ा पीछे कर भी ले तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी फिंगर 8 तक सीमित नहीं रहेगी। यही वजह है कि चीन ने शर्त रखी नहीं कि भारत ने सीधे इस शर्त को खारिज कर दिया और चीन को ही समझा दिया कि वो फिंगर 8 तक वापस चला जाए, इसी में उसकी भलाई है। लेकिन क्या चीन इतनी आसानी से मान जाएगा? क्या चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा? जी नहीं, चीन अब पैंगोंग झील में अंडर वाटर सर्वेलेंस कर रहा है, जिसकी इनसाइड स्टोरी हैरान करने वाली है। चीन एक तरफ तो बातचीत का ढोंग कर रहा है, दूसरी ओर भारत के खिलाफ जासूसी समेत कई साजिशों में भी जुटा हुआ है। इसकी असली वजह चीन का डर है, क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली हैं और चीन के सैनिक एलएसी की ऊंची पहाड़ियों पर कड़ाके की ठंड का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ऐसे में चीन को अपनी ही जमीन गंवाने का डर सता रहा है। अपने इसी डर से उबरने के लिए चीन तरह तरह के पैंतरे आजमा रहा है। चीन के पैंतरे और उनकी वजह, ये सब क्या है, ये देखेंगे ब्रेक के बाद। बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाद, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवकल, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिफ्ट की नजर, तो
कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाद, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए, हाथरस केस की जांच कर रही CBI ने किया घटनास्थल का मुआयना। पीड़ित के घर वालों से पूछताछ के बाद बड़े भाई को साथ ले गई CBI की टीम। मंदिर खोलने की मांग पर मुंबई समेत कई शहरों में उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। नाराज उद्धव ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा, हमें हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाएं। बिहार में चुनावी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का विवादास्पद बयान। बोले, आरजेडी की सरकार बनी तो बिहार में पनाह लेंगे आतंकी। आरजेडी बोली, वोट के लिए लोगों को डरा रही है बीजेपी। जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाद,
सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवकल, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने LAC पर अपनी दादागिरी चलाने के लिए जितने प्लान बनाए थे वो सब उल्टे पड़ गए। चीन को घमंड था कि उसने अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक सड़क, रेल, हवाई अड्डों का जो जाल बिछाया है, उनके जरिए चीन तेजी से अपनी सेना भेजकर भारत की जमीन हड़प लेगा और भारत देखता रह जाएगा। शी जिनपिंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत हर मामले में, हर मोर्चे पर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार बैठा। लद्दाख में तनाव भड़काने के बाद जब चीन की सेना को भारतीय सैनिकों ने धकेला कर भगाया था, तब चीन का सरकारी मीडिया बड़े घमंड में चिल्ला रहा था कि सर्दियां आएंगी तब देखेंगे कि भारतीय सैनिकों को जरूरी सामान की सप्लाई कहां से होती। इसका जवाब भी एक दिन पहले भारत ने दे दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में अरुणाचल प्रदेश तक छोटे बड़े 44 पुलों का उद्घाटन किया। पुल भी इतने मजबूत कि उन पर टैंक भी दौड़ाए जा सकते हैं। चीन अब इसी बात पर चिढ़ा हुआ है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसे तनाव भड़काने वाला कदम बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने तो बौखलाहट में कूटनीतिक मर्यादा भी लांघ दी। उसने बयान जारी करके लद्दाख को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। चीन को दिक्कत इसी बात से है कि भारत LAC पर सड़क, पुल, रेलवे लाइन, हवाई अड्डे क्यों बना रहा है। चीन को यह बात हजम नहीं हो रही है।
कि भारत उसी की दवा से उसका इलाज कैसे कर सकता है। फ्रांस मूल के लेखक हैं क्लॉद आर्पी। उन्होंने पिछले साल इंडियन डिफेंस रिव्यू में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि चीन तिब्बत में 8 और शिंजियांग में 3 हवाई अड्डे बना रहा है, जिनमें 3 हवाई अड्डे भारत की सीमा के बेहद करीब हैं। तिब्बत में रेल नेटवर्क चीन 2006 में ही बना चुका था। भारत की सीमा तक सड़कों का जाल भी चीन ने तेजी से बिछाया। यह तिब्बत के विकास का नहीं, बल्कि चीन के विस्तारवाद की योजना का हिस्सा। 2015 में चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने पहली बार कबूल किया था कि तिब्बत में जो एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं वो डुअल यूज यानी दोहरे इस्तेमाल के लिए हैं। इन हवाई अड्डों को चीन की वायुसेना भी इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा तिब्बत में लासा से यातुंग के बीच जो रेल लाइन चीन बिछा रहा है वो भारत के सिक्किम में चुंबी वैली के करीब से गुजरेगी। यूनान तिब्बत रेल लाइन के जरिए चीन अरुणाचल प्रदेश में चामडो के नजदीक पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है। भारत ने तो चीन की इन परियोजनाओं पर कभी हल्ला नहीं मचाया। फिर चीन को भारत की सीमा में बन रहे पुल और सड़कों से क्या परेशानी? वो इन्हें अपने लिए खतरा क्यों मानता है? और मानता है तो इसका एक ही मतलब समझ में आता है कि चीन की दाढ़ी में तिनका है। चीन के दिल का यही चोर एक बार फिर सामने आया है। खबर है कि चीन की सेना पेंगोंग झील के अंदर अपने टोही विमानों की मदद से ताक झांक करने में जुटी। पेंगोंग झील में भारत और चीन की सेनाएं अपने अपने इलाके में नाव से गश्त करती रहीं। उन नावों पर चीन आसमान से नजर रख रहा। उसे यह भी डर सता रहा है कि कहीं झील की तलहटी में पानी के अंदर से भारत की सेना हमले की तैयारी तो नहीं कर रही। यह उस चीन का डर है जो कल तक अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश किया फिरता था। चीन की लाल साजिश पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। पेंगोंग में पानी के नीचे जासूसी करता चीन। पुल और टैंक करेंगे चीन की साजिश नाकाम। पेंगोंग झील का शांत पानी चीन की खतरनाक साजिश का जरिया बन रहा है। इस झील की गहराइयों को नापने के लिए चीन कुछ ऐसा कर रहा है जिससे भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। चीन पानी के नीचे भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। चीन पेंगोंग त्सो झील से हिंदुस्तान की जासूसी कर रहा है। पेंगोंग इलाके की ऊंची चोटियों पर जब से भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया है, तब से चीन को न सिर्फ शिकस्त का गम साल रहा है, बल्कि इस बात का डर भी सता रहा है कि कहीं भारत एक बार फिर सैन्य कार्रवाई कर चीन को और पीछे न धकेल दे। लिहाजा डर के मारे चीन अब पेंगोंग त्सो झील की गहराई में छिपे राज जानने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन को इस बात का खतरा है कि कहीं भारत पहाड़ के बाद अब पानी के रास्ते भी चीन पर धावा न बोल दे। इसके लिए चीन ने पेंगोंग झील की हर हलचल पर नज़र रखने के लिए अंडर वाटर सर्विलेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, उसने पेंगोंग झील पर अत्याधुनिक बोट भी उतार दिए हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जब से तनाव शुरू हुआ है, तभी से चीन की सेना पेंगोंग झील के इलाके की जासूसी कर रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स इसके लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिससे पानी की गहराई में दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखी जा सकती है। यह ऐसी तकनीक है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के काम आती है। मतलब ये कि चीन पूरी तरह डरा हुआ है। उसे लगता है कि भारत पेंगोंग झील का इस्तेमाल कर उसे एक बार फिर शिकस्त का स्वाद चखा सकता है। लिहाजा चीन हाई स्पीड पेट्रोलिंग क्राफ्ट के जरिए पेंगोंग में सर्वेलेंस कर रहा है। चीन टाइप 305, टाइप 928D बोट का इस्तेमाल कर रहा है।
फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में चीन ने ऐसी 13 बोट तैनात की हैं। फिंगर 4 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर फिंगर 5 के पास ऐसी 8 नई बोट तैनात की गई हैं। नेचुरली बात है, जो अपने सर्वेलेंस करना चाहता है, और ये जो उसने बोट्स हैं, ये जो हासिल करी हैं उसने, ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो टेक्निकल इन्होंने टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाई है। चाइना कभी किसी चीज़ चिंता नहीं, किसी फिक्र नहीं करता है। वो जो अपने रूल्स खुद बनाता है, उसको कोई वर्ल्ड ऑर्डर की चिंता नहीं है, ग्लोबल ऑर्डर की चिंता नहीं है। वो अपने जो भी है टेक्नोलॉजी चुरा के इसको बना रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। डोकलाम के विवाद के बाद से ही चीन डरा हुआ है। वो भारत से ना तो सीधे भिड़ सकता है और ना ही कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे हालात बेकाबू हो जाएं। लिहाजा वो चोरी छिपे भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है। इसके लिए चीन पिछले 3 साल से अपने सर्वेलेंस सिस्टम में लगातार इजाफा करता जा रहा है। चीन कभी बोट, कभी पनडुब्बी तो कभी यूएवी के जरिए भारत पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। पैंगोंग ही नहीं बल्कि वो भारत तिब्बत बॉर्डर पर भी डर के मारे हद से ज्यादा चौकन्ना हो गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन ने हाल ही में विंगलुंग 2 यूएवी का परीक्षण किया है। ये यूएवी मौसम और संचार के स्तर पर काम करता है। चीन भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, चीन भारतीय नौसेना के P-8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट पर भी नजर बनाए हुए है। हालत यह है कि चीन ने डर के मारे अपने वायुसेना को पैंगोंग झील में पानी के अंदर होने वाली हर हलचल पर नजर रखने का ऑर्डर दिया है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए विशेष तौर पर विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि तकनीकी तौर पर बेहद उन्नत माने जाते हैं। इनमें Y-8, GX-6 और Y-8 ट्रांसपोर्टर विमान शामिल है, जिन्हें चीन पनडुब्बी युद्ध के दौरान आजमाया करता है। चीन की गर्दन भारत ने इस कदर दबोच रखी है कि वो कसमसा रहा है। चीन के लिए सीमा विवाद ना उगलते बन रहा है और ना निगलते। ऐसे में कहीं जनता शी जिनपिंग सरकार पर सवाल न उठाने लगे। इससे बचने के लिए चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिशों का पुलिंदा तैयार करने में जुटा है। कभी जासूसी तो कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर सीमा पर जंग की आग भड़काने की कवायद कर रहा है। लिहाजा भारत ने भी चीन पर शिकंजा और ज्यादा कसने की रणनीति तैयार कर ली। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद हिंद की सेना की तैयारियों को और पुख्ता करने में मददगार साबित हो रही हैं। जी हां, बानगी हैं ये तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए 44 पुलों का उद्घाटन कर रहे हैं। जी हां, सीमा पर मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने हर स्थिति से निपटने के लिए 102 पुलों के निर्माण की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत अब तक देश में 54 पुल बनाए भी जा चुके हैं, जो LAC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि इससे न सिर्फ सेना कम समय में बॉर्डर तक पहुंच पाएगी, बल्कि भारी वाहन और टैंक भी इन पुलों से होकर गुजर सकते हैं। जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में भी काफी सहायक सिद्ध होते हैं। चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारत सरकार पूर्वी लद्दाख में कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाने पर काम कर रही है, ताकि हर परिस्थिति से निपटा जा सके। तो आपको बता दें कि अब तक बनाए जा चुके 54 पुल इतने मजबूत हैं कि इन पर युद्ध की स्थिति में T-90 जैसा वजनी टैंक भी आराम से आ जा सकता है। जिन 44 पुल का उद्घाटन हुआ है, उनमें से 30 पुल लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक में आते हैं। खास बात यह कि इन पुलों का निर्माण क्लास 70 तकनीक से हुआ है, जिस पर से 70 टन का भारी वाहन भी गुजर सकता है और पुल को कोई नुकसान नहीं होगा।
ये जो पुल बन रहे हैं इससे हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलती है, क्योंकि जब हमें नालों से निकलना पड़ता है तो जरूरी बात है जब वहाँ पानी वानी भर जाता है उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है एक हमको काबिलियत देती है कि हम 12 महीने और कुछ भी हो जाए वहाँ पर हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वहाँ पर रोड कम्युनिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये बहुत एक ज़रूरी बात है जो हमने पुल बनाए हैं, जो हमने ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी है। चीन सीमा के करीब भारत के हर निर्माण कार्य पर उंगली उठाता रहा है, लिहाजा इस बार भी वो पुल की खबर को उछालने की कोशिश करने लगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपियां में आतंक के मदरसे का पर्दाफाश किया है। मदरसे में पढ़ाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि वो तालीम देने के नाम पर आतंकी तैयार कर रहे थे। शोपियां का यह वही मदरसा है जहां पुलवामा हमले में सीधे तौर पर जुड़ा एक आतंकी पढ़ने जाता था। पुलिस के मुताबिक अभी कम से कम 13 ऐसे आतंकी हैं जो शोपियां के इसी मदरसे से निकले और अब पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी संगठनों में शामिल हो चुके हैं। यह मदरसा जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी का था। जम्मू कश्मीर में आतंक का जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर और शोपियां से बहुत पुराना नाता है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर का शोपियां में ही एक और मदरसा था जिसके प्रिंसिपल को पिछले साल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 75 साल पहले जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखने वाले साउद्दीन तारबली शोपियां के ही थे, जिन्होंने कश्मीर के बच्चों को सही इस्लाम सिखाने के नाम पर मदरसे खोले और धार्मिक शिक्षा के नाम पर उनके दिलो दिमाग में जिहाद का जहर घोलना शुरू कर दिया। अक्सर यह सवाल उठता है कि मदरसे तो धार्मिक शिक्षा के केंद्र हैं, उनको आतंक से क्यों जोड़ा जाता है? इसका जवाब जानने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में आज की तारीख में जितने भी आतंकी सरगना हैं, उन सब के ट्रेनिंग सेंटर मदरसे का बोर्ड लगाकर ही चलते हैं। लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद हो, जैश का सरगना मसूद अजहर हो या फिर तालिबान का कोई भी कमांडर हो, जिन मदरसों में इस्लाम, कुरान और हदीस के अलावा विज्ञान, गणित पढ़ाने का दावा किया जाता है, उनकी पोल भी अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में खुल गई थी। एफसास यानी यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने बताया कि आधुनिक शिक्षा के नाम पर मदरसों में गणित के पाठ्यक्रम में भी जिहाद ही सिखाया जा रहा था। 4वीं जमात की किताब में एक सवाल था कि अगर राइफल की गोली 800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकले और एक रूसी आदमी मुजाहिद से 3200 मीटर दूर हो, मुजाहिद को रूसी आदमी की खोपड़ी पर गोली चलानी है तो राइफल से निकली गोली कितने सेकंड में रूसी आदमी की खोपड़ी में घुसेगी? यह सवाल था। इस सवाल से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कट्टरपंथी और आतंकी संगठनों के मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े लोगों की सोच भारत विरोधी है। इसीलिए पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया था। जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले सभी मदरसों को सरकार ने अपने नियंत्रण में लेकर उनकी निगरानी भी शुरू कर दी। फिर भी हाफिज सईद और मसूद अजहर के मोहरे मदरसों में उस्ताद बनकर बैठे हों तो वहां बच्चों को आतंक की तालीम ही मिलेगी। यही वो तारीख थी जिस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंक की ऐसी वारदात अंजाम दी गई जिससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया दहल गई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के एक काफिले को निशाना बनाकर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। जांच शुरू हुई तो इस हमले के तार पाकिस्तान में बैठे आतंक के सबसे बड़े सरगना मसूद अजहर से जुड़ने में देर नहीं लगी और यह साबित हो गया कि पुलवामा हमले की साजिश रचने से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने का पूरा ऑपरेशन आतंकी मसूद अजहर ने अंजाम दिया। पुलवामा हमले की जांच में मसूद अजहर की साजिश की किताब के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, उससे जुड़े नए नए राज भी बाहर आ रहे हैं और अब इस हमले से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आया है
जिससे आतंक के एक बड़े ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। यह है जम्मू कश्मीर में चलने वाला एक बेहद मशहूर और बड़ा मदरसा। पुलवामा हमले से जुड़े हर चेहरे को बेनकाब करने में जुटी जांच एजेंसियों को इस मदरसे से पुलवामा साजिश की एक अहम कड़ी मिली है। इस मदरसे का नाम जामिया सिराज उल उलूम है और ये शोपियां के इमाम साहिब इलाके में है। पुलवामा हमले की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को जामिया सिराज उल उलूम नाम के मदरसे से इस हमले के तार जुड़ते दिखाई दिए। जब सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी गहन तरीके से जांच की तो मदरसे से जुड़े काले कारनामे सामने आने लगे, जिसे देख के सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि इस मदरसे के तार कई आतंकी संगठनों से सीधे जुड़ रहे थे। यही नहीं, पुलवामा हमले के अलावा भी कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों के तार इससे जुड़ते मिले। जामिया सिराज उल उलूम की जांच के दौरान ये पता चला कि इस मदरसे में किताब और कलम के कई उस्ताद असल में बंदूक और बम का पाठ पढ़ा रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनकी जांच की और लंबे वक्त तक इनकी गतिविधियों पर निगरानी करने के बाद इन्हें शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने जामिया सिराज उल उलूम के 3 टीचर्स को अब तक गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम रऊफ भट्ट, अब्दुल भट्ट और मोहम्मद यूसुफ वानी है। इसके साथ ही 5 से 6 अध्यापक सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस अब आतंकी गतिविधियों को लेकर मदरसे की भूमिका की भी जांच कर रही है और ये आशंका है कि इससे जुड़े कई सनसनीखेज सच भी सामने आ सकते हैं। इस स्कूल के 3 टीचर को ऑलरेडी हम लोग पीएसएम बुक कर चुके हैं, जिसका नाम है अब्दुल हक भट्ट, दूसरा है रोक भट्ट डार और मोहम्मद यूसुफ वानी। इसके अलावा करीब 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 सीआरपीसी के तहत बॉन्ड रन कर चुके हैं। हमारे सर्वेलेंस में है, जैसा कि हम लोग का पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग ये इसका जो बेसिकली जो एफिलिएशन है जमात इस्लाम से स्कूल का है, हमारे सर्वेलेंस में है। हम लोग अभी व्यक्ति पर, पर्सन पर अभी एक्शन ले रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो इंस्टीट्यूशन पर भी एक्शन लेंगे। मदरसे के आतंकी कनेक्शन की जांच में अब तक जो सबसे सनसनीखेज सच सामने आया है वो है इस मदरसे का पुलवामा में हुए आतंकी हमले से कनेक्शन। ये कनेक्शन तब सामने आया जब जांच एजेंसियों को एक बेहद हैरान करने वाला सुराग मिला। दरअसल पुलवामा हमले में आतंकी सज्जाद भट्ट शामिल था। सज्जाद भट्ट फिदायीन हमलावर था। इसके अलावा हमले के लिए एक कार का भी इस्तेमाल हुआ था। इस कार के मालिक को भी सुरक्षा एजेंसियां ढेर कर चुकी हैं। लेकिन इसका हैरत अंगेज पहलू यह है कि सज्जाद भट्ट इसी मदरसे का छात्र था और जिस आतंकी की कार का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया वो भी इसी मदरसे से जुड़ा हुआ था। पुलवामा हमले में शामिल आतंकियों के तार इस मदरसे से जुड़ने के बाद इतना तो साफ हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। जांच हुई और मदरसे के 3 उस्तादों का भी पर्दाफाश हो गया। इसके साथ ही अब इस आशंका पर भी मुहर लग रही है कि इस मदरसे के तार सीधे तौर पर हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा, सैयद सलाहुद्दीन के हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के मसूद अजहर से जुड़ते हैं। मार्च 2019 में भारत सरकार ने जमात इस्लामी को बैन किया। उस वक्त मदरसे जमात इस्लामी द्वारा चलाए जा रहे 300 मस्जिदें, 400 स्कूल और 1000 से ज्यादा मदरसे जो कि त्यों छोड़ दिए गए, उनको बैन नहीं किया गया। इसलिए जमात इस्लामी का असर पूरी तरह से कश्मीर में कम नहीं हुआ। पुलवामा हमले में शामिल आतंकियों का इस मदरसे से कनेक्शन होना ही इस पर उंगली नहीं उठाता, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के पास और भी बहुत से सबूत मौजूद हैं, जिससे ये मदरसा कम और आतंक का अड्डा ज्यादा लगता है।
सिर्फ पुलवामा हमले में ही शामिल जामिया सिराज उल उलूम के छात्र नहीं पाए गए हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर में हुई कई आतंकी वारदातों में शामिल आतंकियों के तार भी इस मदरसे से जुड़ते हैं। यही कारण है कि अब ये पूरा मदरसा सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ चुका है और इसके अध्यापकों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी है। शोपियां के इस मदरसे में किस चीज का पाठ पढ़ाया जाता है, इसका अंदाजा लगाना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि पुलवामा हमले में शामिल आतंकियों के अलावा भी जम्मू कश्मीर के कई बड़े आतंकियों को भी दीक्षा इसी मदरसे से मिली थी। जांच में पाया गया है कि इस मदरसे के 16 छात्र जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी बन चुके हैं। अल बद्र का सरगना जुबैर मदरसे का छात्र था। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना नाजिम डार भी इसी मदरसे का छात्र रह चुका था। हिजब आतंकी एजाज भी जामिया सिराज उल उलूम का ही छात्र था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक घाटी में अब तक मारे गए 14 बड़े आतंकी मदरसे के छात्र थे। इसके अलावा मदरसे के कई पूर्व और वर्तमान छात्र OWG की तरह काम करते थे। आतंकियों के मददगारों को OWG कहा जाता है। यही नहीं, जांच में यह भी पाया गया है कि पत्थरबाजी की घटनाओं में भी इस मदरसे के बहुत से छात्र शामिल होते हैं। हर आतंकी वारदात और घाटी के हर बड़े आतंकी के तार एक ही मदरसे से जुड़ना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी गहराई से जांच शुरू की, जिसके बाद इस मदरसे की काली परतें एक एक कर सामने आने लगी और इसके 3 अध्यापकों के खिलाफ इतने सबूत मिल गए कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि कश्मीर में मजहबी एजुकेशन यानी रिलीजियस एजुकेशन के नाम पे कई मदरसे आतंक की पाठशाला चला रहे हैं। जामिया सिराज उल उलूम की नींव 1998 में रखी गई थी। इसके बाद से इस मदरसे ने काफी तरक्की की। मदरसे की इमारत और दूसरे साजो सामान को देखकर यही कहा जा सकता है कि इसके पास पैसों की भी कमी नहीं है। लेकिन अब जब इस मदरसे का आतंकी कनेक्शन सामने आने लगा है तो ये शक भी गहराने लगा है कि कहीं इस मदरसे को पाकिस्तान से हवाला के जरिए फंडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि इसके ज्यादातर छात्रों का पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ना इस बात का इशारा करता है कि इसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। मदरसों की फंडिंग पर बड़ी देर से जम्मू कश्मीर के अंदर सवालिया निशान उठाए जा रहे थे, लेकिन यहां की रियासती सरकारें उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती थी। यही नहीं, मदरसों के स्कूल अकाउंट्स भी ऑडिट नहीं किए जाते थे, लेकिन अब सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है। जांच एजेंसियां मदरसे के आतंकी कनेक्शन की जांच करने के साथ साथ इसके पैसों और फंडिंग की भी जांच में जुटी हुई है, क्योंकि पैसों की उलझी गुत्थी से ही मदरसे का पूरा सच सामने आ सकता है। जामिया सिराज उल उलूम के छात्रों के लिए बड़े बड़े हॉस्टल हैं और इसमें ज़्यादातर छात्र कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिलों से हैं। यही वो इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा युवा आतंकी संगठनों से जुड़े हैं और इन्हीं इलाकों में आतंकी संगठन ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हैं। यही कारण है कि मदरसे पर शक और गहरा हो जाता है। पिछले साल तक इस मदरसे में उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और तेलंगाना तक के छात्र पढ़ने जाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद दूसरे राज्यों के छात्रों की संख्या लगभग खत्म हो गई। अब यहाँ ज्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर के ही पढ़ते हैं, लेकिन इन छात्रों के दिल और दिमाग में आतंक का घिनौना जहर कैसे भरा जा रहा है, इसका सच पता लगाने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े मदरसे में आतंकी बनाने का भंडाफोड़ हुआ तो इससे खतरे की नई घंटी भी बज गई। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी को ही हालात बिगाड़ने का असली जिम्मेदार माना जाता है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की बुनियाद ही कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच नफरत की खाई खोदने के लिए हुई थी। इसलिए जमाते इस्लामी हिंद ने 1952 में ही जम्मू कश्मीर की जमाते इस्लामी से खुद को अलग कर लिया था। जमाते इस्लामी की पाकिस्तान परस्ती और भारत विरोधी चेहरा 1960 के दशक में बेनकाब हुआ। कश्मीर के हजरत बल दरगाह से कुछ धार्मिक निशानियां चोरी हो गई थी, जिन पर जमाते इस्लामी ने कश्मीर के मुसलमानों को भड़काया
वहां पहली बार धार्मिक दंगे कराए थे। शुरुआत में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने वहां पंचायत और विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इरादा यही था कि चुनाव में जन समर्थन जुटाकर कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमात इस्लामी की यह चाल नाकाम कर दी। 1977 में पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की तानाशाही शुरू हुई, जिन्होंने आतंक को भारत के खिलाफ छद्म युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पहला मोहरा जमात इस्लामी को ही बनाया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से ISI ने जो पहला आतंकी संगठन खड़ा किया था, उसमें जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के समर्थक ही थे। 1987 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जमात इस्लामी ने ही यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट नाम का मोर्चा बनाया था। सैयद सलाउद्दीन उसी यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट का उम्मीदवार था, जिसने चुनाव हारने के बाद धांधली का आरोप लगाकर कश्मीर में बवाल किया और फिर पाकिस्तान जाकर हिजबुल मुजाहिदीन नाम का आतंकी संगठन बना लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की आग उसी के बाद भड़की, जिसे जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के नेताओं ने हवा दी। आतंकवादियों को समर्थन देने वाले सैयद अली शाह गिलानी भी एक जमाने में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से ही जुड़े हुए थे। आतंकवाद पर नजर रखने वाली संस्था ट्रैकिंग टेररिज्म के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 1987 में चुनाव पर जब हंगामा हुआ, तभी जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी की मार जमात इस्लामी के मदरसों पर ना पड़े, इसके लिए जम्मू कश्मीर में जमात के सभी मदरसों को फलाए-आम नाम के एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया। जमात इस्लामी के ये मदरसे ही हिजबुल मुजाहिदीन के लिए आतंकी तैयार करने की फैक्ट्री बन गए, जिन्हें ISI ने आर्थिक मदद मुहैया कराई। मदरसों में भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत की घुट्टी पिलाकर कश्मीर के नौजवानों को पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में ट्रेनिंग दी जाती रही, जो वापस घुसपैठ करके घाटी में आतंक फैलाते रहे। पिछले कुछ साल से भारत की सेना और सुरक्षा बल ने जवानों ने LOC पर घुसपैठ रोकी, तो ISI ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के मदरसों को ही आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शोपियां का मदरसा ISI और आतंकी संगठनों की उसी साजिश का नमूना माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अमन से बौखलाया पाकिस्तान। मदरसों के जरिए आतंक फैलाने की चाल। युवाओं को आतंकी बनाने में जुटी ISI। घाटी को जलाने के लिए नए नए हथकंडे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा होने के साथ ही घाटी में अमन भी लौट आया। रही सही कसर सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने पूरी कर दी, जिसमें घाटी में आतंक के हर बड़े चेहरे को चुन चुनकर खत्म किया गया। इससे न सिर्फ आतंक की कमर टूटी, बल्कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की दुकान भी बंद हो गई। इसलिए वो एक बार फिर घाटी में आतंक की चिंगारी सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपनी खाली हो चुकी तिजोरी को भी फिर से भर सकें। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक की आग को सुलगाने के लिए आतंक के आकाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे युवाओं की, जिनके दिमाग में आतंक का जहर भरकर उनके हाथों में बंदूकें थमाई जा सके। पाकिस्तान में ISI हाफिज सईद के साथ मिलकर कई ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटा हुआ है और इनके निशाने पर सबसे ऊपर है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, जिन्हें मजहब के नाम से बहला फुसलाकर आतंक की दुनिया में घसीटने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में तो इस तरीके की कार्रवाई को चोरी छिपे अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन POK में मदरसों में ये खुलेआम तरीके से हो रहा है। मदरसों की चारदीवारी के पीछे ISI और आतंक के आका किस तरह से नफरत और खून खराबे का पाठ पढ़ा रहे हैं और उन्होंने किस तरह से मदरसे को आतंक की नर्सरी में तब्दील कर दिया है, इसका सबूत है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक मदरसे का ये वीडियो, जिसमें आतंकी संगठनों के सरगना अपने गुर्गों के जरिए बच्चों के जहन में मजहब की आड़ में नफरत और आतंक का जहर भर रहे हैं। जिसने
उस कौम को शमशीर की आदत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की आदत नहीं रहती, और जिसके जवानों को खुदी सूरज खोला। जहर उगलते इस मासूम को शायद ही इन अल्फाजों का मतलब पता हो, लेकिन इस मासूम के जरिए आतंकी सरगना यहाँ मौजूद बाकी बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जिस दिन से भारतीय सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है, बस उसी दिन से ये पीओके में ऐसी तकरीरें और तस्वीरें आम हो चली हैं। जिस कौम के बच्चे न खुददार हुनरमंद, जिस कौम के बच्चे न खुददार हुनरमंद, उस कौम से तारीख की मेहमान न मांगो। आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और यहाँ तक कि पाकिस्तान के मदरसों में भी इसी तरह बच्चों को नफरत और आतंक का पाठ पढ़ा रहे हैं। मदरसे की आड़ में इन बच्चों को पहले कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता है और इसके बाद इनके हाथ में बंदूक और गोला बारूद थमा दिया जाता है। आतंकी संगठन नए युवाओं की भर्ती के लिए सबसे ज्यादा मदरसे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें आतंक के बारूद पर मजहब की चाशनी लगाने का अच्छा मौका मिल जाता है। और आतंकी मदरसों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि कश्मीर के अंदर मदरसों के ऊपर कोई लगाम नहीं है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उन्हें मजहब के नाम के ऊपर छेड़ा भी नहीं जाता है। कहा तो यही जाता है कि यहां पर दीनी तालीम या रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, लेकिन ये बात छुपी हुई नहीं है कि ज्यादातर मदरसों के अंदर देश के खिलाफ जहर उगला जाता है। जम्मू कश्मीर को फिर से जलाने के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका इस कदर बेचैन हैं कि वो नए युवाओं को आतंक की दुनिया में शामिल करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। एक तरफ मदरसों के जरिए युवाओं को आतंक की दुनिया में शामिल होने का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी ओर मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए ट्विटर का सहारा लिया जा रहा है, साथ ही टेलीग्राम ऐप पर भड़काऊ ग्रुप बनाए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक टेलीग्राम पर न्यूज कॉन्फ्लिक्ट, उर्दू नस्र, शाहीन इस्लाम ग्रुप बना है। इसके अलावा मुबीन उर्दू और जन्नती कश्मीर ग्रुप भी एक्टिव है। ये ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के संगठन ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। द रेजिस्टेंट फ्रंट के साथ साथ शील्ड ऑफ उम्मा और जन्नती कश्मीर संगठन भी टेलीग्राम ऐप पर चैट ग्रुप बनाकर युवाओं को भड़काने में जुटा हुआ है। टेलीग्राम के अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने कई ट्विटर हैंडल का भी पता लगाया है जो भारत में आतंक फैलाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इससे पहले भी सोशल मीडिया का सहारा कश्मीर में लिया जाता था आतंकी गतिविधियों को फैलाने में, लेकिन अब परिस्थिति दूसरी है, क्योंकि पूरी तरीके से आतंकियों की शक्तियां समाप्त हो गई है। पिछले कुछ महीनों के दौरान जो सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाया है, लिहाजा अब सोशल मीडिया ही एक ऐसा औजार बचा है जिसके जरिए किसी भी तरीके से वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जुगत में भिड़े हुए हैं। टेलीग्राम और ट्विटर पर जो संगठन भारत विरोधी अभियान चलाए हुए हैं, इनके तार दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन ISIS से भी जुड़े हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा ये संगठन ISIS को भी भड़काऊ कंटेंट देते हैं, जिसका इस्तेमाल ISIS के आतंकी दुनिया के अलग अलग देशों में युवाओं को मजहब के नाम पर भड़काने के लिए करते हैं। यही नहीं, ISIS की साप्ताहिक मैगजीन अल नबा से भी ये सभी ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल जुड़े हुए हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि कश्मीर में पूरी तरह से अमन बहाल होने की वजह से इस वक्त इनके निशाने पर हिंदुस्तान सबसे ज्यादा है, जिसके लिए ये सभी ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल खास तौर पर बनाए गए हैं, क्योंकि ये सभी ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल पिछले कुछ महीनों में ही बने हैं और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना और कश्मीर के युवाओं को भड़काकर आतंक की दुनिया में धकेलना।